वो सिर्फ उम्मीदें नहीं हैं, वो मेरा खजाना है। वो सिर्फ उम्मीदें नहीं हैं, वो मेरा खजाना है। दिखती दूर भले ही हो, पर अपनी मंजिल को मुझे पाना है। राह में चाहे ठोकर लगे या फिर रास्ते कठिन हो, पर मुझे चलते ही जाना है। मेरी आशाएं, मेरी उम्मीदें ही मेरा खजाना है। तुम रुक सकते हो, तुम बदल सकते हो, पर मुझे मेरे जुनून को पालना है। पर मुझे मेरे जुनून को पालना है, क्योंकि एक दिन जमाने को दिखलाना है। क्योंकि एक दिन जमाने को दिखलाना है। गुड मॉर्निंग। हार्ट कनेक्ट के आज के एपिसोड में फिर से हम कुछ प्रॉब्लम्स को लेंगे जो आपने मुझे ईमेल पर भेजी हैं। दिए गए ईमेल एड्रेस पर आप अपनी ऑडियो क्लिप, अपना वीडियो या आप सिंपल ईमेल भेज सकते हैं। और जिन भी प्रॉब्लम्स को हम यहाँ एपिसोड में लेते हैं उसके बदले हम उनको जो है वो एक सरप्राइज गिफ्ट देते हैं। हालांकि सरप्राइज गिफ्ट जो है कई लोगों ने रिवील कर दिया है कि क्या मिलता है सरप्राइज गिफ्ट में हमें। खैर, पर्पस हार्ट कनेक्ट का सिर्फ इतना सा है कि हम आपकी प्रॉब्लम को जानना चाहते हैं और जो संभव मदद हो सकती है वो हम करना चाहते हैं। कई बार क्या होता है, कई बार समस्याएं हमें बहुत बड़ी पहाड़ समान दिखाई पड़ती है, पर शायद से वो उतना बड़ा पहाड़ नहीं होती है जितना बड़ा हम उसे समझ रहे होते हैं। यानी आपको बता दूं मैं कि समस्याओं का जो डर होता है ना, कि समस्याओं से क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा, कई बार ये डर भूत के समान होता है, मनगढ़ंत भूत के समान होता है। भूत देखा किसी ने नहीं है, पर डरते बहुत लोग हैं उससे कि भैया भूत आ जाएगा तो क्या होगा, है ना। भूतों की कहानी कहीं भी गांव में जाके पूछो तो लोग सुनाएंगे कि भैया एक रात में खेत से निकल रहा था तो मुझे ऐसा हुआ, भूत जाता दिखा, मुझे चुड़ैल जाती दिखी, ऐसा हो गया वैसा हो गया। बहुत सारी कहानियां लोग सुनाएंगे, पर कोई पूछेगा कि तुमने कभी आमने सामने बात की है, तो कई लोग तो ये भी बोल देंगे हाँ मैंने बात की है। खैर, तो मैं भूतों पे कोई जो है वो हॉरर शो नहीं है, तो इसलिए भूतों पर ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं, पर मैं बोलूंगा कि अपने डर को, अपनी समस्याओं को भूत मत बनाओ, ठीक है। क्योंकि भूत जो होता है ना, वो डराने का काम करता है, सिर्फ वो अस्तित्व असल में है नहीं है, पर डराने में। आप देखो इतनी हॉरर मूवी बनती है ना, लेकिन मुद्दा यह है कि क्या हमारी समस्याएं जो हैं वो इतनी बड़ी हो सकती है कि जिनके चलते हम उम्मीद को हार जाएं। याद रखिए, दुनिया में सबसे बड़ी चीज है वो है होप, उम्मीद। उम्मीद से बड़ा कुछ नहीं है। और उम्मीद, क्या हमको व्यर्थ में उम्मीद रखना चाहिए? मैं कहता हूं कि देखो, उम्मीद हमेशा किस चीज से रखी जाती है? उम्मीद रखी जाती है सबसे पहले कि आप ये सोचिए कि आप का अस्तित्व है, आप जीवित हैं, आप वो सभी परिवर्तन जो आप चाहते करना वो आप कर सकते हैं। आपको सही निर्णय लेने की देर है। कई बार क्या होता है, कई बार है ना, हमको लगता है कि हम बुरे फंस गए, बुरे संकट में कैसे बाहर निकले, रास्ता सामने ही होता है, लेकिन हम आसपास उसको ढूंढ रहे होते हैं और वो उसमें हम खो जाते हैं। फिर उसमें हम एक पहेली के समान है ये। तो मैं वही कहता हूं आपसे कि आपको यदि कोई भी ऐसी समस्या है जिसको आपको लगता है कि इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो उसे हार्ट कनेक्ट में भेजिए। और दूसरी बात यह है कि हम दूसरों की समस्याओं को जब देखते जानते हैं ना, तो हमको लगता है कि हाँ भाई, हम अपनी समस्या को तुलना करते, लगता नहीं हमारी समस्या तो बहुत छोटी है, और वही सबसे बड़ी प्रेरणा है। याद रखो बेटा कि आप जिस चीज पर फोकस करोगे आपको वही चीज मिलेगी। आप समस्या पर फोकस करोगे तो और नई समस्याएं मिलेंगी। आप समाधान पे फोकस करोगे तो आपको नए नए समाधान मिलेंगे। चॉइस इज योर्स। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके। Hello respected Gitan sir, last month I lost my one and only best friend and girlfriend. I am currently a BDS student from Kolkata and also she was my best friend till 8th. For 87 and 129 marks we didn't get MBBS seat and took the decision to prepare again with a partial drop as the previous was a drop year. All was going very well, but last month at night a sudden heart attack caught her.
and after staying 4 days in ventilation, she passed away at 20. That's made me shattered. She was the only person I shared everything without any hesitation. Sometimes I talked with her in a dark room as she was in front of me. Please आगे मार्गदर्शन करवाएं गुरुजी. Type with crying. आई एम वेरी सॉरी बेटा फॉर योर लॉस कि आपको जो है वो इस दुख का सामना करना पड़ा. आपकी बेस्ट फ्रेंड जो है वो नहीं रही है और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे. और मैं आपसे लेकिन एक बात बेटा ये बोलूँगा आपसे कि बिल्कुल मैं आपके रिलेशनशिप का जो रिलेशनशिप रहा है, जो आपका जो आपकी इंटीमेसी रही है, जो आपके जो कनेक्शन रहा है उसको मैं समझ सकता हूँ. लेकिन यही वाली बात है ना कि जो है वो लाइफ अनसर्टेन है. ठीक है, हम सब जानते हैं इस चीज को, है ना. जो हुआ वो बड़ा बुरा था, बहुत बुरा था वो. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपके पास रास्ता क्या है. देखो मैं सिंपल सी बात करूं, अब आप क्या कर सकते हैं, है ना. 2 तरीके हैं. देखो आपको मैं बोलूं कि आप अभी याद मत करो, दुखी मत हो, तो मैं गलत बोलूंगा आपसे. मैं आप दुखी होइए, बिल्कुल याद कीजिए आप. लेकिन क्या सिर्फ याद करने भर से जो है वो उनकी मेमोरी हमेशा रह पाएगी? या ऐसा बोले कि वो आपको क्या करना है, आपको उनके सपनों को भी, आपको जो आपकी पार्टनर थे उसके सपने के लिए भी आपको कुछ करना चाहिए. अब आपका फर्ज क्या बनता है? आपका फर्ज बनता है कि आप एक बड़े डॉक्टर बने आप. ठीक है, बड़े डॉक्टर बने आप और एक चैरिटी शुरू करें आप उसके नाम पर. ठीक है, आप कोई ऐसा अभियान, कोई ऐसी चैरिटी शुरू करें उनके नाम पर जिससे कि कई सारे लोगों को फायदा हो. व्यक्ति का मर जाना रोक पाना बहुत मुश्किल है. ठीक है, मतलब एक समय आता है, वी ऑल कम विथ एन एक्सपायरी डेट कि भैया कभी जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी होनी है. लेकिन कई लोग अमर हो जाते हैं. अमर होने का लॉजिक क्या? अमर होने का लॉजिक यही है कि भाई कि आप उनके नाम पे कुछ ऐसा कर दें कि लोग उनको याद रखें, एक ट्रस्ट बनाए, ट्रस्ट में काम करें. मतलब मैं वही आपसे बोलूंगा कि अब ये दुख है, इस दुख से कैसे एनर्जी निकाली जाए बाहर. इस दुख में भी क्या कुछ ऐसा है जो दूसरों के काम आ सकता है? इस दुख में क्या कुछ ऐसा है जो जीवन भर आपको उससे जोड़े भी रखे और आप दुखियों के अंधेरे में बात भी ना करें? जहां कहीं भी वो होगी उसकी आत्मा को आपको देखकर खुशी मिले कि आपने बहुत अच्छा किया है. समझ रहे हैं मेरी बात को आप? क्योंकि देखो बेटा, इसमें क्या ही हम कर सकते हैं, क्या कोई दूसरा कर सकता है? सिर्फ इतना हम कह सकते हैं कि आप अपने दुख को अपनी ताकत बनाइए और कुछ ऐसा कीजिए कि उसकी पहचान भी हमेशा हमेशा के लिए रह जाए. कुछ ऐसा कीजिए कि ये जो स्टोरी, जो कहानी पूरी नहीं हो पाई, जिस कहानी के बीच में सडनली जो है वो डिसरप्शन आ गया है, उस कहानी का अंत बेहतर हो, उसका प्रयास आप कर सकते हैं. बाकी बेटा मैं यही बोलूंगा कि आप जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप एजुकेशन ले रहे हैं, या जो आपके ड्रीम्स है उन्हें पूरा करने की कोशिश कीजिए, है ना. कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि दिवंगत जो नहीं रहे उनको भी जो है वो आपके लिए यदि होते तो वो प्रेज करते सामने. आप ऐसा कुछ कीजिए. ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं बेटा स्क्रीन पर. नमस्ते गीतन सर, मेरा प्रॉब्लम ये है कि आई हैव डेवलप्ड सम अनयूजुअल हैबिट ऑफ पुलिंग माई हेयर ऑन हेयर. I have developed this in November 2021. I have searched about it so much, so I know that it's a kind of mental illness. After knowing कि my hair is getting thin and some bald spots, I try to control it myself. I say myself not to pull even a single hair, but unconsciously I fail. Earlier my hair was so beautiful, but after this it's a bit thin. Now I fear that I will have to live with this only. I really feel so bad and guilty of myself now, even after saying myself not do this, still I fail. Will this ever go away or I have go through this for entire life? Please sir मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएं प्लीज, जिससे कि मैं इस हैबिट को दूर कर पाऊं. ये जो हेयर पुल करने की जो हैबिट होती है ना, ये कई लोगों को होती है.
बीच में जो है वो लॉकडाउन के समय मुझे ध्यान है कि 20 में जब लॉकडाउन लगा था पहला, उस समय मेरे बड़े वाले बेटे को ये हैबिट हो गया था। पढ़ते पढ़ते क्या करता था, वो यहाँ से बाल खींचता था उठ के, पढ़ते पढ़ते अपना ऐसे हेयर खींचना शुरू कर देगा वो। एक दिन जो है भारती ने देखा कि उसने कहा कि नीमो तुम्हारे क्या होगा, घर का नाम नीमो है उसका, आदित्य का, क्या हो गए? देखा तो इतने बाल पूरे यहाँ से उड़ चुके थे। ऐसा था एक, उसने खींच लिए वहां पे एक गोला बन गया पूरा, जितना वॉल्ड हो जाता है वैसा बन गया। आदित्य की बात कर रहा हूं, मेरे बड़े बेटे की बात कर रहा हूं। मुझे मालूम चला, मुझे बताया भारती ने कि इसको ऐसा, भाई मालूम चला मतलब कि मैं, बात होती है बेटे से हमारी, लेकिन कभी इस लेवल से कि बाल उड़ गए, क्योंकि बाल बड़े रखता है तो ऐसे बाल कर लिया करता था, वो तो दिखते नहीं थे वो, लेकिन जब पढ़ने बैठेगा तो बाल खींचने लगेगा वो। फिर उसको समझाया हमने कि भाई मत करो ये इससे तुम्हारे बाल उड़ रहे। स्किन वाले ने बोला नहीं मुझे स्किन डिजीज हो गई शायद, ये स्किन वाले के पास गए, उसने बोला नहीं कुछ नहीं, ये हेयर पिकअप करते हैं, पुल करते हैं। फाइनली मालूम क्या किया, व्हाट सॉल्यूशन क्या था? सॉल्यूशन ये था कि मैं आपको सॉल्यूशन ये था कि ये सॉल्यूशन मैंने उसको प्रोवाइड किया, ये मेरे पास रखा आज भी, ठीक है। ये ग्लव्स हैं, मैंने ग्लव्स लगा दिए। मैंने बोला अब तुम घर में जब भी रहोगे ग्लव्स पहनोगे तुम। बोला पापा मैंने खाना खाते वक्त उतार लेना, बाकी तुम ग्लव्स पहनो ये वाले, ठीक है। तो ये जो ग्लव्स हैं, ये ग्लव्स है ना, इसको पहनने को बोला गया, ठीक है। अब ग्लव्स पहन लिए। अब ग्लव्स में जब आप बाल पिक करते हो तो आप बाल नहीं खींच पाते, आप थोड़ा मोटा, ये वाला ग्लव्स जो है पहले दिया था, इसके बाद थोड़ा दूसरा ग्लव्स दिया, थोड़ा मोटा थिक ग्लव्स था वो, तो बाल नहीं पिक कर पा रहा था। क्योंकि मुझे मालूम है ये जो हैबिट होती है ना, एक लेवल के बाद क्या होता है, सबकॉन्शियस में चली जाती है, तो आप जैसे आपका ध्यान कहीं और गया, आप बाल खींचना शुरू कर देंगे, सोचते आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। कई लोग ऐसे करते रहते हैं, उसकी हैबिट है। कई लोगों की नाक में हाथ डालने की हैबिट हो जाती है, बार बार। तो उसको जब हमने ग्लव्स लगा दिए तो उसके बाद उसने फिर जो है वो किया कुछ दिन, फिर ग्लव्स लगा तो उसको हर बार याद आता है, जब भी वो करेगा उसको ग्लव्स का याद आएगा, फिर उसको याद आएगा नहीं बोले हेयर नहीं खींचने, बाल नहीं खींचने। 15-20 दिन बाद हैबिट छूट गई, ग्लव्स लगाना भी बंद कर दिए, जो बाल खींचे थे वापस आ गए वो बाल, सब ठीक है। अभी उसके सबसे अच्छे हेयर है हम सब लोगों में घर में। मैं उससे बोलता हूं कि तेरे ऐसे बाल होते तो पता नहीं मैं कहर ढा दिया होता, ठीक है। तो वो चिढ़ता है इस बात से बहुत। तो खैर, तो पॉइंट ये कि बेटा ये इतनी बड़ी बात नहीं है ये ना कि मेरे को ये हो गया। तुम गूगल करोगे ना, गूगल तो बता देगा कि बाल खींचोगे तो टूटे हुए बाल में कैंसर हो जाएगा। गूगल मत करो इन चीजों को, गूगल तो बता देगा तुमने यदि बाल खींच के तोड़ के फेंका तो उस बाल में कैंसर हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बाल में हो जाएगा, ठीक है। तो गूगल तो कुछ भी बोल देता है, ठीक है। तो गूगल इज जस्ट ए कलेक्शन ऑफ वेबसाइट, तो गूगल पे कहां ढूंढ रहे हो इस बात को, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं बेटा कोई चिंता वाली बात नहीं है, बिल्कुल मामूली सी प्रॉब्लम है। इतना दुख कि मेरा क्या होगा, हाँ पूरी दुनिया तुम्हारे बालों के भरोसे तो चल रही है कि तुम्हारा एक आध बाल कमजोर हुआ तो धरती हिलने लगेगी, अरे कल का अर्थ हिलने लगी, क्या बोला, अरे ब्रह्मांड हिलने लगा पूरा, क्यों, कल का बाल कमजोर पड़ गए इसके। तो भाई साहब है ना, अब मुझे नहीं मालूम जेंडर नहीं स्पेसिफिक इसमें, पर जो भी हो मैं ये बोलूंगा कि तुम चिंता दिमाग से निकाल दो कि तुम्हारे बालों से सब कुछ हो रहा है। अरे तुम इतने बड़े इंसान है ना, लंबे छोटे जो भी हो, तुम्हारी हाइट हेल्थ जो भी है ना, पूरा इंसान मतलब बोल देता हूं मैं, है ना। तुम में सिर्फ और सिर्फ बाल का ही वैल्यू है, मतलब है ना, बाकी तो कुछ है नहीं है। तो एक तो दिमाग से ये निकालो कि मैं दुखी, मैं ये, अरे ठीक है यार, हो गया, छोड़ देंगे हैबिट। ग्लव्स लगा, कल गीतेंद्र सर ने बोला कल जाके ग्लव्स लेके आना मार्केट से, ग्लव्स लगा के पहन के बैठना, फिर देखिए कैसे बाल खींचता है ना। समझ गए बात को, ठीक है। कोई बड़ी समस्या नहीं है, ये लिया इसलिए क्योंकि इसकी जरूरत थी, ठीक है। कई लोग, ऐसा मेरे बेटे को हो सकता है, कई लोगों को ये समस्या होती है, ठीक है। और जनरली कहता है जो लोग स्ट्रेस में होते हैं, चिंता में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं ना, वो जनरली इन हैबिट को पिकअप कर लेते हैं। तो इसका कोई की मानसिक बीमारी ना ये ना वो, ये फालतू बातें, उस पर ध्यान मत दो, ठीक है। चलिए आज का तीसरा प्रॉब्लम लेते हैं हम। हेलो सर, आई एम योर कमांडो फ्रॉम टारगेट बैच। आपको मेरा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ऑड लग सकता है। मेरे मामा की लड़की, मम्मी के भाई की बेटी, मुझसे 2 साल छोटी है। मैं 18+ ईयर्स का हूं। 2020 से वो मुझे परेशान करके रखा है। जब भी वो हमारे घर आती है मुझे ब्लैकमेल करती है उसके साथ फिजिकल होने के लिए। हर बार ये कहती है
कि अगर मैं उसके साथ ना करूं तो वो मेरी फैमिली रिलेटिव को बोलेगी कि मैं उसको फोर्स करता हूं गलत करने के लिए। जो वो कर रही है वो मेरे नाम पर डाल देगी। मैं इन गलत चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। मैं गर्ल्स को माँ की तरह देखा हूँ। मैंने मामा के घर नहीं जाता जब से ये पहली बार हुआ, बट वो 2-3 महीने में हमारे घर आता है और मुझसे ज़बरदस्ती ब्लैकमेल करके गलत चीज़, आप समझ रहे हो ना सर, मैं नहीं बोल सकता, करवाती है और मुझ पे भी हार्मोन हावी हो जाता है। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता सर। ऐसा मल्टीपल टाइम हो चुका है सर। मैं ये सब पाप नहीं करना चाहता। मैंने उसको बहुत बार समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो हर बार ब्लैकमेल करती है और मुझसे गलत काम करवाती है और सब लोग लड़की को ही सपोर्ट करेगा। किसी को भी बोलने जाऊं तो लोग उल्टा मुझे ही दोष देंगे। अगर उसने ऐसा कुछ बोल दिया तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा सर। मैं होपलेस हूँ। मैं उससे डरता हूँ। ये चीज़ पर पहली बार आपसे ही शेयर कर रहा हूँ सर। प्लीज़ आप मुझे जज मत करना सर। प्लीज़ आप कुछ सॉल्यूशन बताइए। थैंक यू। अब देखिए, नंबर 1 ये है कि अब आप मुझसे बोलते हैं कि आपने कहा आप टारगेट बैच के कमांडो हैं, ठीक है, जज मत करना आपने ये भी लास्ट में लिखा। पर सच्चाई तो ये है कि आप देखो, कोई भी घटना जो होती है ना, यदि मान लो किसी कारण से कोई जो इवेंट घटा है वो पहली बार गलती होती है तो गलती एक ही बार होती है, ठीक है, गलती एक ही बार होती है। यदि घट गया इवेंट कोई, और पहली बात तो है कि एक घटा कैसे के, मतलब इसमें मैं ये बोलूं कि 100% कोई तुमको ब्लैकमेल कर दे, पहली बार ऐसे कर दे, ये तो मैं मान नहीं सकता हूं। इस बात को इसलिए नहीं मान सकता हूं कि सच्चाई तो ये है कि भाई तुम यदि सख्त व्यक्ति होते, अपने रिश्ते को समझते, रिश्ते की गंभीरता को समझते, तुम अडिग रहते, तो क्या ऐसा हो सकता था? तुम लिखते हो कि मुझ पर भी हार्मोन हावी हो गया। इसका क्या मतलब है बताइए? आप सोचिए ना कि आप बिल्कुल क्लोज रिलेशनशिप में जिस तरह की एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हैं, मैं आपको सही या गलत नहीं बोलने का मुझे कोई अधिकार नहीं है इसका, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकली पूरा दोष उस लड़की की तरफ डाल रहे हैं आप, जो कि ठीक नहीं है। आपको जितना जल्दी पॉसिबल हो इससे बाहर निकलना होगा, क्योंकि ये ट्रैप है। यहां पर आप अपनी जिंदगी बर्बाद करेंगे और सारे रिलेशनशिप, सारे के सारे, बड़ों के छोटों के, सबके रिलेशनशिप बर्बाद होंगे और फाइनली आपको जो है, हो सकता है कि आपको जो है वो कानूनी दाव पेच में भी फंसना पड़ जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इस तरह के जो इलिसिट टाइप की जो चीजें हैं, इनमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, स्पेशली जब आप 18 साल के हैं, पढ़ने की उम्र है आपकी, आप इन सब चीजों में लगे हैं तो कैसे काम चलेगा? मतलब हम कैसा डॉक्टर आपसे एक्सपेक्ट करें बताइए आप? वो मुझे फोर्स करती है इसलिए मैंने ऐसा किया। भाई पहली बार कैसे हुआ होगा? पहली बार कोई चलता फिरता आदमी क्या मुझे या किसी और को कोई फोर्स कर सकता है? ऐसे कैसे फोर्स कर सकता है? मैं ये नहीं बोलता हूं कि तुम गलत हो, मैं ये बोलता हूं कि पूरा का पूरा जो इंसिडेंस घटा है, ये इंसिडेंस को यदि आप देखें निष्पक्ष तरीके से तो आप पाएंगे कि जितनी गलती यदि उसकी है उतनी ही गलती तुम्हारी है। तुम उस सारी गलती का दोष सामने वाले के पाले में नहीं डाल सकते हो। ये गलत है और गलत हमेशा गलत होता है, याद रखना। और तुम्हारा टाइमिंग भी गलत है, काम भी गलत है, और तुम चाहते हो राइट आउटकम बाहर मिले तो बहुत मुश्किल है। इससे जितना जल्दी पॉसिबल हो इससे बाहर निकलिए। कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा। मुद्दा यह है कि जो हुआ है यदि वो बताती है तो सिंपल सी बात है, आपकी गलती है, तो आपको उसमें फिर फंसना पड़ेगा, आप फंस जाएंगे उसमें। यह फैक्ट है चीज, और आपको समझना पड़ेगा रिश्ते की गंभीरता को। आपके मामा की बेटी है वो, ठीक है। आपको रिलेशनशिप की सीरियसनेस को समझना पड़ेगा आपको। मतलब यही वो घटनाएं होती है जो समाज में क्राइम करवाती हैं। तो इन स्टेप से बाहर निकलिए। यदि आप वास्तव में टारगेट बैच में पढ़ते हैं और मेरे कमांडो हैं तो आपको इन सब चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। याद रखिए, आप यदि अडिग रहेंगे, सच्चे रहेंगे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका।
लेकिन यदि आप जहां पर भी आपको कोई यदि ब्लैकमेल कर रहा है और आप बार बार ब्लैकमेल हो रहे हैं, तो प्लीज उस ब्लैकमेल के चक्र से बाहर निकलिए, क्योंकि ब्लैकमेल होते होते, रिपीटेटिव ब्लैकमेल होते होते एक दिन अपराध घटता है, क्राइम होता है एक दिन। और वो क्राइम से बचने का सही तरीका यही कि आप उस ब्लैकमेल से बाहर आ जाइए। बहुत सीरियस समस्या है ये, इसलिए मेरी टीम ने समस्या को लिया यहाँ पर। और यदि कोई भी इस तरह की समस्या को फेस करा तो मैं यही बोलूंगा कि यहाँ पे इस केस में लड़का है, मान लो कोई लड़की भी फेस करती है इस समस्याओं को, तो बेटा बाहर आओ इन चीज़ों से, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो आपको विनाश के अलावा इसका रास्ता कहीं और नहीं खुलता। मतलब इसका रास्ता यदि इस तरह के रिलेशनशिप है, देखिए ये यदि कोई स्ट्रेंजर होता, कुछ और होता तो अपन कुछ और समझ लेते थे, लेकिन रिलेशनशिप से लेके, परिवार से लेके हर चीज़ यहाँ पे उलझी हुई है, और ये रास्ते सही जगह पर जाके नहीं खुलते हैं। तो गेट अवे फ्रॉम दिस ऑल दिस इश्यू। ठीक है, कैसे बाहर निकलना है, तो उसका वो सिंपल तरीका है कि 1 to 1 बात करके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कीजिए उसमें, और जो है बाहर निकले, और दोबारा कभी इसमें इन्वॉल्व मत होइए। चाहे तुम्हारे हार्मोन हावी हो रहे हो, चाहे कोई कुछ कर रहा हो, दोबारा इसमें इन्वॉल्व नहीं होना इसमें। ठीक है, चलिए आज का नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, जो कि एक ऑडियो फॉर्मेट में आया हुआ है। गुड मॉर्निंग सर, मैं आपके ऑफिशियल कमांडो हूँ। सर मैं ये मेल दूसरी बार भेज रही हूँ, प्लीज़ सर इसका रिप्लाई कीजिए। सर मुझ में किसी भी बात के लिए कॉन्फिडेंस ही नहीं है। मतलब मैं सैटरडे की टेस्ट के लिए पूरा वीक अच्छे से पढ़ती हूँ, लेकिन जब मैं टेस्ट देने बैठ जाती हूँ तब मुझे जो मैंने पढ़ा है वो याद नहीं रहता, लेकिन जो मैंने पढ़ा नहीं है उसका डर लगने लगता है कि मैंने ये पढ़ा ही नहीं है। अब मैं क्या करूँगी, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। और टेस्ट देते वक्त ये सारी बातें दिमाग में घूमती रहती है। इस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस पूरी तरह से चला जाता है और टेस्ट में भी कम नंबर आते हैं। मैं इस वजह से किसी से बात भी नहीं कर पाती और सारे रिश्तेदार मुझे ताने मारते रहते हैं कि टेस्ट में ये अच्छे मार्क्स नहीं आते तो एग्ज़ाम में क्या करोगी। प्लीज़ सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सर अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे घर वाले मेरी शादी कर देंगे, जो मुझे बिल्कुल नहीं करनी। मुझे डॉक्टर बनना है। प्लीज़ सर, प्लीज़ मेरे ऑडियो का रिप्लाई कीजिए। थैंक यू सर। देखिए, कॉन्फिडेंस की कमी कब होती है? कॉन्फिडेंस की कमी तब होती है जब हमने बार बार चीज़ को प्रैक्टिस नहीं किया होता है। ठीक है, जैसे मुझे ध्यान अच्छे से कि मैंने एक जगह पर जो है वो 2 दिन के लिए कहीं पर जो है मेरे को मौका मिला, तो मैंने 2 दिन के लिए जो है ना अपना बोइंग 737 का सिम्युलेटर होता है, जो अपन जो एरोप्लेन उड़ाते हैं ना उसका सिम्युलेटर होता है। तो सिम्युलेटर पे मुझे मौका मिला कि भैया आपके 2-2 घंटे क्लास लगेगा, आपको हम सिखाते हैं कि प्लेन कैसे उड़ता है वो। ठीक है, हमने भी क्लास अटेंड किया जाके वो सिम्युलेटर पे जाके कि भाई कैसे आपको टेक ऑफ करना है, कैसे लैंड करना है आपको, है ना, कैसे आपको जो है वो प्लेन को उड़ाना है, वो सब देखा हमने। सारे बटन्स पता चले हमको उसके कि अच्छा ये बटन से होता है, यहाँ पे देखते हैं, ये वाले मीटर में ये देखते हैं। सब ट्रेनिंग चला पूरा। उन्होंने हमको कहा कि भाई चलो दुबई का एयरपोर्ट है, चलो लैंड करते हैं। वो पूरा सामने से लग रहा होता है कि एयरपोर्ट, जब वो इतना बड़ा सिम्युलेटर होता है कि आपको बिल्कुल असली वाली फीलिंग आती है ना। आप गलत लैंड करोगे तो झटका भी लगेगा प्लेन में आपके सिस्टम में के। तो वो उन्होंने हमको सिखाया कि वैसे लैंड करना है। हमने एक बार लैंड किया, एक बार थोड़ा गलती किया, अगली बार दोबारा लैंड किया, फिर उन्होंने कहा टेक ऑफ करके दिखाओ, टेक ऑफ भी किया। उसमें 2 दिन बाद बात खत्म हो गई। एक सर्टिफिकेट मिल गया हमको कि इन्होंने ये वाली ट्रेनिंग ली हुई है। ठीक है, लेकिन वो प्लेन उड़ाने का सर्टिफिकेट नहीं है, वो बस ऐसी सर्टिफिकेट मिल गया हमको एक। अब आपको बताऊं मैं, यदि मुझे तुम बोल दो आज की भैया एक प्लेन खड़ा हुआ है मुंबई एयरपोर्ट पर, उड़ा लो सर जाके, तो मान लो अपन उड़ाने पहुंच गए, तो सच्चाई तो यह है कि हमारे अंदर से आत्मा हिल रही होगी ऐसे से डिग करके के, मतलब अंदर से मतलब आवाज आएगी अंदर से, क्या मतलब कहीं गलत हो गया तो उड़। ये असली है भाई, सिमुलेटर नहीं है। सिमुलेटर में झटका वटका मार दे, चलो ठीक, पता है ना कि सिमुलेटर में बैठे हुए कुछ नहीं होगा। ये तो असली प्लेन है, कहीं नाक के बल आ गया नीचे तो सब उड़ जाएगा ना, ढूंढने में भी नहीं मिलोगे कहां गए। तो नहीं भैया, नहीं कर सकते उसको। क्यों? क्योंकि भैया सीखा तो है हमने, पर हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई, बार बार प्रैक्टिस नहीं हुई हमारी। लेकिन सोचो यदि मैं ऐसा होता कि मैं उस सिमुलेटर पर 1 साल तक करता मेहनत,
सिमुलेटर पर 1 साल मेहनत करता, फिर मैं अपने असली प्लेन के पायलट के बाजू की सीट पर बैठकर जो है 6 महीना उसको देखता, उससे सीखता, वो मुझसे असिस्ट करवाता, 6 महीना में उसे असिस्ट करता, उसके बाद बोलता वो कि चलो इस बार तुम लैंड करके दिखाओ, कंट्रोल वो अपने हाथ रखता। कॉन्फिडेंस मुझे ये था कि मुझसे कोई गलती होगी तो ये संभाल लेगा बाजू वाला, वो संभालता, मैं फिर लैंड करना सीखता और शायद से 2-3 साल में मैं बढ़िया पायलट बन जाता मैं, है ना? ऐसा होता। फर्क क्या है दोनों चीजों में? फर्क है प्रैक्टिस का, कि एक बार में आपने 2 दिन सीखा और आप पहुंच गए प्लेन उड़ाने, तो आपके अंदर का विश्वास तो हिला रहेगा, ठीक है। लेकिन जब आपने बार बार प्रैक्टिस किया आपने, और अब कोई मुझे बोलेगा 2 साल बाद कि भाई एक प्लेन उड़ाना है, तो बोलूंगा ठीक है मैं कर लेता हूं उसको, मैं चूंकि मुझे प्रैक्टिस है ना, मैं प्लेन को उड़ा लूंगा फिर मैं। बस यही होता है स्टडीज में, ठीक है। हम पढ़ते हैं, पढ़कर रिवाइज नहीं करते, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते और सीधा टेस्ट में चले जाते हैं। तो हमें क्या लगता है कि यार टेस्ट नहीं बन रहा है, कठिन है टेस्ट, ये तो ऐसा अंदर से कपड़ा होता है आत्मा की, ये तो भूल गया मैं, ये भूल गया, क्योंकि रेगुलर रिवीजन हमारी हैबिट में नहीं है। देखो बेटा, मैं जो कह रहा हूं ना, तुम इस बात से असहमत हो सकती हो बिल्कुल, ठीक है, कि गीतेंद्र सर तो हम पे ही आरोप लगाए थे, पर सच बोल रहा हूं मैं, अपने मन से पूछना। डेली रिवीजन को एक हैबिट बनाइए, कोई डीपीएस मिस मत कीजिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, पुराने डीपीएस को भी समय पढ़ने पर बार बार रिवाइज कीजिए। कोई चैप्टर आता है आपका तो उसके लिए एमसीक्यू बुक से प्रैक्टिस कीजिए, बुकलेट लगाइए अपना, तो कैसे नहीं बनेगा क्वेश्चन, बनेगा, ठीक है। और आप जब इतना प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो एग्जाम भी तो वही है, पेपर जैसा टेस्ट होता है वैसे जैसा डीपीएस लगाते हो वैसे टेस्ट पेपर आता है आपका, फिर कहां गलती होगी बताओ, है ना? तो बेटा कुछ नहीं है, तुम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी प्रैक्टिस की थोड़ी सी कमी है, प्रैक्टिस करोगे कॉन्फिडेंस गेन होगा। कॉन्फिडेंस का संबंध है आपकी की गई पुरानी हरकतों से, प्रैक्टिस से, कि पहले आपने क्या सीखा उससे कॉन्फिडेंस का संबंध है। कॉन्फिडेंस तभी गेन होगा आपको जब आपको अनुभव होगा उसका, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बना है, तो उसको प्रधानमंत्री को कहीं तो कुछ तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव काम किया हो, उसने कोई चीज समझी हो उसने कि सरकार चलती कैसे है, तो मुख्यमंत्री रहा हो, कोई मंत्री रहा हो, कुछ काम किया हो, सांसद सदस्य रहा हो, तो वो संभाल पाएगा काम को। वो मुझे बोल दे, आज मैं पढ़ाते बाद कोई बोल दे, चलो भैया मोदी जी बोल रहे गीतेंद्र को लेके आओ, क्या भैया क्यों बुला रहे हैं, अपन ने तो कुछ बोला नहीं उनके खिलाफ, नहीं वो बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर आ तुम ही बैठा दे उठा के हमको, लो भैया आज से देश का प्राइम मिनिस्टर गीतेंद्र सिंह। तो पहले 2 दिन तो लगेगा कि कैसे काम करे, कहां से काम शुरू करें, शुरू क्या करें, लगेगा नहीं लगेगा। अब हर आदमी थोड़ी नायक फिल्म का अनिल कपूर होता है कि दौड़ गए एकदम से, ठीक है। अपने को तो समझना पड़ेगा पहले कि भाई देश इतना बड़ा देश है, इसमें कहां से क्या शुरू करें, किस एरिया से काम शुरू करें। बुलाएंगे, मीटिंग लेंगे, पूछेंगे, बताएंगे साहब कि ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये प्रोटोकॉल, वो प्रोटोकॉल। तो भाई साहब कोई मजाक थोड़ी ना है। अब आज आपको तो इतना बड़ा सिंपल सी बात है, अनुभव नहीं है तो कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन यदि हमको जो है बोले कोई कि चलो भाई आ जाओ, तुम संसद में बैठोगे भी ये 5 साल संसद में बैठे, चलो तुमको ये मंत्री बनाते हैं, पहले इसको संभाल के देखो, फिर बोले वही 10 साल बाद कि भैया प्राइम मिनिस्टर बनना है, ठीक है संभाल लेंगे, क्या है हम भी कर लेंगे, हाँ तो बन जाएगा आदमी, है ना। तो वही कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस से, जब अनुभव से। तो भाई जिन लोगों को भी कॉन्फिडेंस की कमी, आपको लगता है स्टेज पे बोलने से घबरा जाते हैं, अरे तो बोलना शुरू कर दो, घर के सामने, पड़ोस में, अड़ोस में, छोटे मोटे जगराते में, फंक्शन में बोलना शुरू कर दो, डर बाहर निकल जाएगा, स्टेज का फियर बाहर निकल जाएगा। डर का सामना करोगे, डर बाहर निकल जाएगा। प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम का डर बाहर निकल जाएगा, है ना बेटा, ठीक है। तो कुछ अजीब नहीं है इसमें, आज की समस्या इतनी वो नहीं थी, ठीक है। मतलब मैं वही बोलूंगा आपसे कि जिन चीजों को मैंने कहा ना कि हर चीज का देखने का नजरिया बदल लोगे, समस्या उलट पुलट हो जाएगी और आपको कई बार लगेगा कि ये तो समस्या थी ही नहीं है। कई बार तो ये लगेगा मैं ही समस्या हूं, कोई समस्या एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और मैं समस्या हूं और मैं ऐसी समस्या हूं जो अपने मन से समस्या बनाता रहता है। तो ऐसा भी मत बनो, ठीक है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।